किस्से गलियारों के पेश करते हैं समरेश बसु की लिखी कहानी आदाब। ये कहानी भारत विभाजन के वक्त की है, जहां एक शहर में दंगे हो जाते हैं और दो अलग अलग धर्म के लोग एक ही जगह एक साथ बैठे हुए हैं। उनके मन में अविश्वास है, भय है, आशंका है एक दूसरे के प्रति। फिर अचानक ऐसा कुछ होता है कि इन दोनों का भय, अविश्वास हमदर्दी और विश्वास में तब्दील हो जाता है। ये एक दूसरे की परवाह करने लगते हैं और अंत में क्या होता है, ये जानने के लिए आपको कहानी सुननी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं कहानी आदाब। कांपती खामोश रात। तभी एक फौजी गाड़ी हड़हड़ाती हुई आई और इस कंपकपी को और भी छुड़ा गई। इसने विक्टोरिया पार्क के गिर्द चक्कर लगाया और गुजर गई। शहर में धारा 144 लगी हुई है और कर्फ्यू बहाल है। हिंदू और मुसलमान के बीच दंगा हुआ है। आमने सामने छिड़ी इस लड़ाई में हंसुआ, दाव, बल्लम, छुड़ा, लाठी, कटार और तलवार सबका खुलकर खेल हुआ है। इतना ही नहीं, घात लगाकर वार करने वाले गिरोह गुप्त और घातक हथियार लेकर अंधेरे में छुपे बैठे हैं। चोर उचक्के और लुटेरे भी मौके की टोह में बैठे हैं। मार काट और मौत के आतंक में डूबी इस अंधेरी गूंगी रात ने उनके हौसले और इरादों को और भी बढ़ा दिया है। किसी किसी इलाके में मौत के डर से कातर स्त्रियों और बच्चों के चित्कार और हाहाकार से वहां का वातावरण और भी डरावना हो उठा है। और इसके ऊपर से इन फौजी गाड़ियों की आवाजाही। चारों ओर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैनिकों ने अंधाधुंध गोलाबारी की है। दो तरफ से गलियां आकर एक जगह मिल गई हैं। इन दोनों गलियों के बीच बीच एक डस्टबिन औंधी पड़ी है, टूटी फूटी हालत में। तभी घुटने के बल चलता हुआ एक आदमी तेजी से गली के अंदर से निकला और उसकी आड़ में छुप गया। फिर सर उठाकर ऊपर या इधर उधर देखने का उसे साहस नहीं हुआ। वो कुछ देर तक मुर्दे की तरह वहीं पड़ा रहा और चौकन्ना होकर दूर से आती हुई आहट को पकड़ने की कोशिश करता रहा। वो कुछ समझ नहीं पाया कि ये आवाज कैसी है, अल्लाह अकबर की या भारत माता की जय की। अचानक डस्टबिन में थोड़ी सी हरकत हुई। उसकी देह की एक एक रग और नस जैसे झंझना उठी। उसके जबड़े भींच गए और हाथ पांव अकड़ गए। वो इस बात के लिए पूरी तरह तैयार हो गया कि अगला क्षण चाहे कि जितना भी कठोर हो वो झेल लेगा। कुछ क्षण इसी तरह बीते। चारों ओर इसी तरह की अपाहिज खामोशी टंगी रही। शायद कोई कुत्ता था। उसे भागने के लिए उस आदमी ने डस्टबिन को आगे की तरफ थोड़ा सा खिसकाया। थोड़ी देर फिर चुप्पी रही, लेकिन ये क्या, वो फिर डुल गई। उसे भय के साथ साथ थोड़ा कौतूहल भी हुआ। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया। उधर से भी ठीक वैसा ही एक सिर हौले हौले ऊपर उठता नजर आया। अच्छा, तो ये कोई आदमी है। डस्टबिन के दोनों ओर दो प्राणी बिना कोई हलचल और हरकत के माटी के लौंदे की तरह जमे बैठे थे। उनके दिल की धड़कनें भी जैसे थम गई थीं। दो जोड़ी पथराई ठंडी आंखों में धीरे धीरे भय, आतंक, संदेह और उत्तेजना गहराती चली गई। कोई किसी पर विश्वास नहीं कर रहा था। दोनों एक दूसरे की निगाह में हत्यारे थे। आंखों आंखों में ही वे एक दूसरे पर हमला करने की तैयारी में बैठे रहे। इसी इंतजार में दोनों की आंखों की पुतलियों से फूटती चिंगारियां धीरे धीरे ठंडी हो गईं। हमला किसी भी तरफ से नहीं हुआ। अब दोनों के मन में यही एक सवाल कौंध रहा था, ये हिंदू है या मुसलमान। इस सवाल का जवाब मिलते ही हो न हो कोई प्राण घातक हमला जरूर होगा।
लेकिन कोई किसी से ये पूछने का साहस जुटा ही नहीं पाया कि क्या पूछना चाहिए। दोनों अपनी जान के डर से वहां से कहीं भाग भी नहीं सकते थे। पता नहीं कौन कहां से हाथ में कटार लेकर टूट पड़े। काफी देर तक इसी संदेह और पशुपेश में दोनों पड़े रहे और दोनों का ही सब्र टूटा जा रहा था। आखिर में एक ने पूछ ही लिया, हिंदू हो कि मुसलमान? पहले तुम बताओ। दूसरे ने जवाब न देकर पहले का सवाल लौटा दिया। पहचान की पहल करने के लिए दोनों में से कोई तैयार न था। संदेह के झूले में दोनों का मन झूल रहा था। पहला सवाल दब गया और दूसरा सवाल उभरा। एक ने पूछा, घर कहाँ है? बूढ़ी गंगा के इस पार, सुबैडा में। तुम्हारा? चाशड़ा में, नारायणगंज के पास। करते क्या हो? मेरी एक नाव है, माझी हूं मैं। और तुम? नारायणगंज में सूती मिल में काम करता हूं। फिर वही चुप्पी। हाथ को हाथ न सूझने वाले अंधकार में दोनों की आंखें एक दूसरे का चेहरा टोल टटोल रही थीं। साथ ही ये भी देखने की कोशिश कि दोनों ने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। अंधेरा तो था ही, डस्टबिन की आड़ की वजह से भी इसे देख पाने में कठिनाई हो रही थी। अचानक बहुत पास ही कोई हो हल्ला सा मचा। दोनों ही पक्ष के लोग चीख चिल्ला रहे थे। सूत कारखाने का मजदूर और नाव का माझी दोनों ही थोड़ी देर के लिए विचलित हो गए। सूती मिल मजदूर के गले से भर्राई सी आवाज निकली, लगता है किनारे पर कहीं मारकाट मची है। हाँ, चलो यहां से कहीं और चलें। माझी की आवाज भी बुझी हुई थी। सूती मिल मजदूर ने रोका, अरे नहीं भाई, उठना नहीं, अपनी जान देनी है क्या? माझी का मन एक बार फिर शंका में पड़ गया। कहीं इस आदमी की नीयत तो बुरी नहीं। उसने कारखाने के मजदूर की आंखों में झांकने की कोशिश की। सूती मिल का मजदूर भी उसे ही घूरे जा रहा था। आंखों चार हुई तो बोला, बैठे रहो, जैसे पड़े हो वैसे ही। माझी का दिल उसकी बात सुनकर बैठ गया। तो क्या वो उसे जाने नहीं देगा? उसकी आंखों में संदेह का भाव एक बार फिर गाढ़ा हो गया। उसने पूछा, क्यों? क्यों? भला क्यों? सूत मील मजदूर बोला, क्या मरना चाहते हो तुम? माझी को यह सुनकर कुछ अच्छा नहीं लगा। बात कही भी गई थी बड़े बेतुके ढंग से। उसके मन में होनी अनहोनी जैसी कोई बात बड़ी गहराई से जड़ें जमा कर बैठी थीं। जाऊंगा नहीं तो क्या यहीं इसी अंधी गली के अंदर पड़ा रहूंगा? इस आदमी की जिद देखकर मजदूर के मन में भी संदेह पैदा हुआ। वो जैसे अंधेरे को अपने जबड़े से चबाता हुआ बोला, मतलब क्या है तुम्हारा? मुझे तो तुम्हारी बात में कोई खोट नजर आ रही है। तुमने ये भी नहीं बताया कि तुम किस जाति के हो। ऐसा तो नहीं कि बाद में अपने लोगों को बुला बटोर कर मुझ पर ही टूट पड़ो। ये क्या कह रहे हो तुम? माझी स्थान और समय की नजाकत की अनदेखी करता गुस्से और दुख में लगभग चीख कर बोला, मैंने ठीक ही कहा मेरे भाई, बैठे रहो, लोगों के मन की बात भी नहीं बूझ पाते। मजदूर की बातों में ऐसा कुछ तो था कि माझी को थोड़ा भरोसा हो आया। बोला, तुम चले गए तो मैं यहां अकेला थोड़े ही बैठा रहूंगा। शोरगुल कहीं दूर जाकर थम गया। अंधेरी रात एक बार फिर मौत की तरह की खामोशी से और ठंडी हो गई। कुछ एक क्षण मौत की प्रतीक्षा करते ही बीते जैसे। अंधेरी गली के बीचों बीच और औंधे पड़े डस्टबिन के दोनों ओर दो प्राणी अपनी अपनी मुसीबतों, घर के लोगों, माँ, बीवी और बच्चों के बारे में सोच रहे थे। क्या अब उन लोगों तक अपनी अपनी जान बचाकर ये दोनों किसी भी तरह पहुंच पाएंगे? और इसकी क्या गारंटी है कि वे सब के सब जिंदा ही मिलेंगे? न कोई बात, न विचार, न सर, न पांव। पता नहीं कहां से ये हुआ दंगा। किसी अनहोनी ही की तरह सिर पर आ गिरा।
अभी अभी तो हाट बाजार दुकान में इतनी हंसी खुशी गपबाजी और कहकहों का सिलसिला जारी था, और पलक झपकते ही मारकाट और एक दूसरे की जान लेने को तैयार और खून की गंगा बहाने को उतारू लोग। आखिर आदमी इतना निष्ठुर और निर्मम हो कैसे जाता है? कैसी अभिशप्त जाति है ये? सूत मिल मजदूर ने एक ठंडी सांस भरी। उसे देखा देखी मांझी ने भी लंबी आह भरी। बीड़ी पियोगे? मिल मजदूर ने जेब से एक बीड़ी बाहर निकाली और मांझी की ओर बढ़ाते हुए पूछा। मांझी ने बीड़ी को हाथ में लेकर आदत के मुताबिक एक बार दबाया, फिर दाएं कान के पास ले जाकर कई बार घुमाया और फिर होठों के बीच ठूंस दिया। मिल मजदूर अब भी दिया सलाई की तीली जलाने की कोशिश में लगा था। उसने पहले ये ध्यान ही नहीं दिया कि उसका कुर्ता कब का भीग चुका है और कुर्ते की जेब में रखी दिया सलाई बुरी तरह सील चुकी है। कई कई बार तीली घिसने की खस खस आवाज के साथ एक आध नीली चिंगारी कौंधी। अंत में उसने मसाले की खाली तीली को झुंझलाकर फेंक दिया। साली, माचिस की तीली भी गीली हो गई है। अब उसने एक दूसरी तीली बाहर निकाली। मांझी अब तक अपना धीरज खो चुका था। वो मजदूर के पास तनिक खिसक आया। अरे जलेगी जलेगी, लाओ मुझे दो मुझे। कहता हुआ मांझी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मिल मजदूर से उसने एक तरह से मां से छीन ली। दो एक बार खसखस की आवाज हुई और तीली सचमुच ही जल गई। सुभान अल्लाह हो, सुलगाओ जल्दी। हाँ। मिल मजदूर एक बारगी चौंक पड़ा। लगा कि उसने भूत देखा हो। भिजे हुए होठों के बीच फंसी बीड़ी नीचे गिर पड़ी। तो तुम। तभी हवा का एक हल्का सा झोंका आया और तीली बुझाकर चला गया। इस बीहड़ अंधेरे में एक बार फिर दो जोड़ी आंखें अविश्वास की उत्तेजना में बड़ी हो गईं। कुछ एक पल इसी ठंडी खामोशी में बीते। मांझी भी तेजी से उठ खड़ा हुआ। बोला, हाँ मैं मुसलमान हूं, तो क्या हुआ? मिल मजदूर ने डरते डरते जवाब दिया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उसने मांझी के बगल में रखी पोटली की ओर हाथ बढ़ाते हुए पूछा, उसमें क्या है? बच्चों के लिए दो कुर्ते और उनकी अम्मी की खातिर साड़ी। कल ईद का दिन है, मालूम है? दूसरी कोई चीज तो नहीं। सूत मिल का मजदूर जैसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैं झूठ थोड़े ही कह रहा हूं, भरोसा ना हो तो देख लो। मांझी ने अपनी पोटली को मिल मजदूर की तरफ बढ़ा दिया। अरे ये बात नहीं है भाई, देखने को क्या है भला, लेकिन आजकल जैसी हवा चल रही है, तुम देख ही रहे हो, किसी पर भरोसा किया जा सकता है? तुम ही बताओ। बस यही तो रोना है। अच्छा भाई, तुमने तो अपने पास ऐसा वैसा कुछ रखा तो नहीं तो? भगवान की कसम खाकर कह सकता हूँ कि एक सुई तक नहीं। अपनी जान बचाकर किसी तरह घर लौट सकूं, यही बहुत है। और मिल मजदूर ने अपने कुर्ते और घुटने के ऊपर तक चढ़ी धोती को झाड़ झटक दिया। दोनों अगल बगल सटकर बैठ गए। फिर दोनों बीड़ी सुलगाकर चुपचाप सूता मारते रहे और उसी में डूबे रहे। अच्छा। मांझी इस तरह घुल मिलकर बातें करता रहा मानो वो घर के ही किसी आदमी या नाते रिश्तेदार से बतिया रहा हो। अच्छा, तुम बता सकते हो मुझे? अरे माँ बेटी और बच्चों को काट पीट कर क्या मिलना है? सूती मिल मजदूर को अखबारों में छपी खबरों की थोड़ी बहुत जानकारी थी। उसने सूखे गले से अटकते अटकते कहा, अब गलती तो तुम्हारे उन्हीं लीग वालों की है। आग तो उन्होंने ही लगाई है और इस दंगे को इंकलाब का नाम दिया है। मांझी ने भी मीठी चुटकी लेते हुए कहा, मैं ये सब नहीं समझता। मेरा कहना है कि इस मारकाट से होगा क्या? दो लोग तुम्हारे मारे जाएंगे और दो हमारे। इससे इस देश का क्या बनेगा बिगड़ेगा? अरे मैं भी तो यही कहता हूँ, किसको क्या मिलेगा?
मिलेगा मेरा ये घंटा। कहते हुए मिल मजदूर ने अपना अंगूठा आगे बढ़ा दिया। मरोगे तुम, मारे जाएंगे हम, और हमारी बीवियां बेटियां भीख मांगती फिरेंगी। अभी पिछली बार के दंगे में मेरे बहनोई के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिया। बहन विधवा हो गई, उसकी बेटी बेटे आकर मेरी गर्दन पर सवार हो गए हैं। अब किसके आगे जाकर रोएं और अपना दीदा फोड़ें। हमारे नेता सब अपनी सतमंजिली इमारत के ऊपर पांव पर पांव चढ़ाकर बस फरमान जारी कर देते हैं, और मरने कटने को हम सब तो हैं ही। हम जैसे आदमी ही नहीं, कुत्ते के पिल्ले हो गए हैं। वरना इस तरह एक दूसरे को काटते क्यों, एक दूसरे पर झपटते और भौंकते ही क्यों। ये कहते हुए माझी ने उस गुस्से में, जिससे कुछ होने वाला नहीं था, अपने घुटने को पकड़कर कांपने लगा। हाँ, बात ठीक ही है। हमारे बारे में कोई सोचता भी है। अब यही तो दंगा हुआ, उसने ऐसा कौन नाते रिश्ते वाला है साला, जो दो ठो दाना जुटा देगा। वापस घाट जाने पर नाव खड़ी मिलेगी ही, कोई बता सकता है। जमींदार रूपनारायण बाबू के घर के मुंशी हर महीने एक बार मेरी नाव पर जाते रहे, वही नई राचर पर कचहरी के काम से। क्या बताएं, बाबू का हाथ तो जैसे हजरत का हाथ है। 5 रुपया बख्शिश के और 5 रुपया नाव का किराया, एक ही बार में 10 रुपया। बाबू के उसी 10 ठो रुपए से मेरे घर की महीने भर की खाना खुराकी जुट जाती रही है। अब कोई हिंदू बाबू मेरी नाव पर पांव भी रखेगा। माझी की आवाज बुझ गई। सूती कारखाने का मजदूर कुछ कहना चाहता था, लेकिन एक बारगी थम गया। भारी बूटों की तेज आहट सुनाई पड़ रही थी। ये आवाज सामने वाली मुख्य सड़क से गली की तरफ बढ़ती हुई जान पड़ी। अब इसमें कोई संदेह नहीं था। दोनों के मन में एक शंका, बड़ी उत्सुकता पैदा हुई, और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। मैं क्या करूं अब? माँ जी ने अपनी पोटली को कांख में दबाते हुए पूछा। चलो भाग चलें, लेकिन जाएं भी तो कहाँ? मैं तो इस शहर की गलियों और राहों को ठीक से जानता तक नहीं। जिस किसी तरफ भी चलो चलो भाग चलें। हम खामखा पुलिस वालों की मार क्यों खाएं भला? मुझे इन जालमेकों का एकदम भरोसा नहीं। हाँ, ठीक ही कहा तुमने, लेकिन जाओगे किस तरफ? पुलिस वाले तो बस आए ही समझो। उस तरफ, इस गली का जो सिर दक्षिण की ओर निकल गया है, उसी तरफ माँ जी ने इशारा किया। फिर धीमे स्वर में बोला, चलो, अगर किसी तरह भी वहां भाग सकें और बादाम तला घाट तक पहुंच सकें तो फिर आगे कोई डर नहीं। दोनों ने अपना सिर नीचे की ओर किया और दम साध कर दौड़ पड़े, सीधे पटुआ टोली वाली सड़क की तरफ। सुनसान सड़क बिजली की रोशनी से जगमगा रही थी। दोनों के पांव एक साथ रुक गए अचानक। कहीं कोई घात लगाकर बैठा तो नहीं, लेकिन ये सब सोचने समझने का समय कहाँ है किसी के पास। नुक्कड़ के पास एक बार इधर उधर दोनों सीधे पश्चिम की तरफ भागे। कुछ आगे बढ़े ही थे कि उन्हें घोड़े की टाप की आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने गर्दन ऊंची कर देखा। दूर से एक घुड़सवार इधर ही आता जान पड़ा। सोचने का समय नहीं। बाईं तरफ की उस संकरी सी गली में, जिधर से संडास साफ करने के लिए मेहतर आते जाते हैं, दोनों उसी में घुस गए और सिकुड़कर बैठ गए। थोड़ी देर बाद ही वो घुड़सवार बड़ी तेजी से हाथ में नंगी पिस्तौल लिए जैसे उनके सीने पर से गुजर गया। दोनों के सीने में घोड़े की टाप काफी देर तक बजती रही। दिल में सिहरन पैदा करने वाली ये आवाज जब एकदम खामोश हो गई, तब दोनों ने एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए आगे निकल पड़े। सूती मिल मजदूर बोला, सड़क के किनारे किनारे चलो। दोनों बुरी तरह डरे हुए थे और सड़क के एकदम किनारे लगकर तेजी से पांव बढ़ाते चले जा रहे थे। रुको, अचानक माझी ने दबे स्वर में कहा। क्या हुआ? सूत मिल मजदूर के पांव रुक गए और वो बदहवास सा दिखा। ऊपर देखो। माझी ने जिधर इशारा किया था, मजदूर ने देखा। लगभग 100 गज की दूरी पर एक मकान था
जिसमें रोशनी जल रही थी। नीचे की तरफ ऊंचे से बरामदे पर 10-12 बंदूकधारी पहरेदार जले हुए पेड़ के तने की तरह दिख रहे थे। उनके सामने एक अंग्रेज अधिकारी तमक तमक कर कुछ बोल रहा था। उसके मुंह से पाइप लगी थी और उसके बेतरतीब धुएं में वो अपना हाथ मुंह हिलाए जा रहा था। बरामदे के नीचे घोड़े की लगाम पकड़े कोई दूसरा घुड़सवार खड़ा था। घोड़ा उत्तेजित दिख रहा था और जमीन पर बार बार अपने पांव पटक रहा था। मांझी बताने लगा, वो रही इस्लामपुर पुलिस फाड़ी। यहाँ से थोड़ी दूर पर फाड़ी के पास ही से ही बाईं तरफ एक गली आगे निकल गई है। मुझे उसी गली में बादाम तला घाट की ओर जाना होगा। मजदूर का चेहरा फक हो गया। उसने घबरा कर पूछा, तो फिर? तभी तो मैं कह रहा था कि तुम यहीं रुको, घाट पहुंचकर तुम्हारा कोई काम नहीं बनेगा। मांझी कहता रहा, ये हिंदुओं का इलाका है और इस्लामपुर मुसलमानों की बस्ती है। तुम कल सुबह होने पर अपने घर की ओर निकल जाना। और तुम? मैं तो अभी जाऊंगा। मांझी की आवाज़ उद्वेग और आशंका से जैसे बिखरती चली गई। मैं नहीं रुक सकता भाई। पिछले 8 दिनों से घर में क्या कुछ हुआ है पता नहीं। अल्लाह ताला ही जानते होंगे। किसी तरह उस गली में घुस पाया तो आगे भी ठीक ही होगा। अगर नाव नहीं मिली तो बूढ़ी गंगा को तैर कर पार कर जाऊंगा। अरे नहीं मियाँ भाई, ये क्या कह रहे हो तुम? मिल मजदूर ने मांझी की मैली कुचैली कमीज का निचला सिला पकड़कर फिर कहा, कैसे जाओगे तुम वहां? मांझी की आवाज अब भी उत्तेजना में कांप रही थी। मुझे मत रोको भाई, जाने दो। तुम्हें पता नहीं है शायद, कल ईद पर्व है। बीवी बच्चों ने आज ईद का नया चांद देखा होगा। उन सब के मन में कैसे कैसे हौसले होंगे। नए कपड़े पहनेंगे, अब्बाजान की पीठ पर चढ़ेंगे, गोद में बैठेंगे। बीवी की आंखों में आंसू तो सूख ही नहीं पा रहे होंगे। मैं अपने को रोक नहीं पा रहा भाई, मेरा मन कलप रहा है। मांझी का गला भर आया। मिल मजदूर के सीने में भी हुक सी उठी और उसकी कसी उंगलियां ढीली पड़ गईं। और अगर वे तुम्हें पकड़ लें? बहसे कातर मिल मजदूर की आवाज रुआं सी हो आई। अरे नहीं पकड़ पाएंगे, तुम इतने डर क्यों रहे हो? और सुनो, यहीं कहीं आसपास बैठे रहो, मैं अब चलूं। इस रात की बात कभी भुला नहीं पाऊंगा। नसीब में लिखा होगा तो कभी न कभी जरूर मुलाकात होगी। आदाब आदाब। मैं भी इस रात को कभी नहीं भुला पाऊंगा भाई। मांझी दबे कदमों से आगे बढ़ चला। मिल मजदूर मरे हुए दिल और भरी हुई आंखों से उसे निहारता रहा। उसके दिल की तेज धुकधुकी थम ही नहीं पा रही थी। उसके कान पूरी तरह चौकस थे। हे भगवान, बेचारा मांझी किसी विपदा में न फंस जाए। वो थोड़ी देर तक इसी तरह दम साधे खड़ा रहा। कुछ देर बाद उसे लगा कि मांझी अब तक निकल चुका होगा। उसके सारे घर वाले, बीवी और बच्चे कितनी खुशी से नए नए कपड़े पहनेंगे, खुशियां मनाएंगे। और बच्चे तो बाप के कलेजे का टुकड़ा ही होते हैं। मिल मजदूर ने एक गहरी सांस भरी। मियाँ मांझी की बीवी मीठे उलाहने के साथ आंखों में आंसू भरकर उसके सीने से लग जाएगी। मौत के मुंह तक पहुंचकर भी तुम बचे हुए हो ना भाई मांझी? मजदूर के होठों पर हल्की सी मुस्कान खेल गई। और उसके बाद मांझी क्या करेगा? मांझी तब हल्ट! मिल मजदूर का कलेजा धक से रह गया और साथ ही भारी बूटों के दौड़ने की आवाज। कौन है ये जो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं? डाकू भाग रहा है। मिल मजदूर ने अपनी गर्दन निकाल कर देखा। पुलिस अफसर अपनी मुट्ठी में रिवॉल्वर खींचकर दौड़ पड़ा है। फिर पूरे इलाके की सर्द खामोशी को कंपाते हुए उसने रिवॉल्वर की आवाज 2 बार कौंधी। गुड़ुम गुड़ुम। 2 बार नीली चिंगारियां सी कौंधी। मिल मजदूर इस उत्तेजना में पता नहीं कब अपनी एक उंगली चबाता रहा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पुलिस अफसर पास ही घोड़े पर सवार होकर गली के अंदर दाखिल हुआ। उस डाकू की आखिरी चीख भी सुनी थी उसके कानों में। मिल मजदूर की बेचैन आंखों के सामने मांझी के सीने का खून बहता रहा। उस खून में उसके बीवी बच्चे बह रहे थे। उसी खून से उसकी बीवी की साड़ी,
चोली लाल हो गई थी। माझी कह रहा था, मैं अपने घर तक नहीं पहुंच सका भाई। मेरे नन्हे मुन्ने, मेरी बीवी, सभी पर्व के दिन आंसू की बूढ़ी गंगा में डूब गए। दुश्मनों ने मुझे उनके पास पहुंचने नहीं दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी आदाब, लेखक समरेश बसु। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी है और पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक अच्छा कमेंट हौसले बुलंद करता है और आगे अच्छी अच्छी बेहतरीन कहानियाँ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। मिलते हैं किसी और दिन किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।